सक्सेस का चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग फिर आज 2020 में जो प्रश्न पूछे गए बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव, उसके साथ आज आप लोगों के सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? अगर हम यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो सभ्यता या फिर तकनीक और मामले में सबसे ज्यादा अगर एडवांस रहा है आरंभ से ही, तो वो एक देश रहा है और वो है यूनान, और इसको ग्रीस भी बोलते हैं। और यूरोपीय सभ्यता की पालना भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यानी कि यूनान। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? और यहाँ पे देखें ये कि दो देशों के बीच में ये संधि हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, एक तो हमारा जर्मनी और दूसरा रूस और जर्मनी के बीच में ये संधि हुई थी। यहाँ पे हम लोग जानते चले कि प्रथम विषय यानी कि इस संधि का अगर मेन जो संधि हुई थी उसमें यही था कि सोवियत संघ यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया इस संधि के बाद ही। और ये मतलब पूरा संसार यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो खेमों में बटा हुआ था। एक को लीड कर रहा था जर्मनी, जिसके साथ में ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, और वही लीड कर रहा था। तो सोवियत संघ और इनके बीच में समझौता हुआ, यानी कि ये संधि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, और फिर उसके बाद ही यानी कि सोवियत संघ प्रथम विश्व से अलग हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे रूस और जर्मनी हमारा सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन से तात्पर्य है कि इंडिया और चाइना के बीच के जो आसपास के देश हैं, और सम्मिलित रूप से इनको भी कहा जाए तो ये हिंद चीन कहलाता है। तो यहाँ पे और हम जान रहे हैं कि बहुत सारे यूरोपीय लोग इन क्षेत्रों में आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था जो वहां पे? तो उसके लिए जो टर्म यूज हुआ है वो है कोलोन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? और वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि मिली किस, और हम जान रहे हैं कि किसान आंदोलन जहाँ पे हुआ था और वल्लभ भाई पटेल बहुत सहयोग किए थे, वो था बारदोली, यानी कि चौथा का पहला ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? और इसका राइट आंसर है यानी कि तीसरा ऑप्शन 1907। और हम जान रहे हैं कि ये इस्पात बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र है जो टाटा जमशेदपुर का एक खास क्षेत्र है, जिसको टाटा स्टील कंपनी की वजह से बहुत फेमस हुआ, और ये 1907 राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ? और इन तमाम ऑप्शन में अगर देखें तो राइट आंसर ये हमारा संपत्ति यानी कि पहला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? 1929 के बाद का जो पूरा संसार ही इस मंदी का शिकार हुआ, और इसमें से जो नई शासन प्रणाली उभर कर सामने आई वो था फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था। और यहाँ पे क्या कहा था, खास जाति को दूसरे जाति पे मतलब अच्छा माना गया, और लोगों को राष्ट्रता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ दी गई। और ये इसका जो केंद्र था वो जर्मनी था, और इसको जो प्रश्रय दिया आगे बढ़ाया वो हिटलर था। तो सात का दूसरा ऑप्शन सही है, फांसीवादी नाजीवादी
शासन व्यवस्था। 8वां क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? क्योंकि अंग्रेज भारत में लगभग 200 सालों तक शासन किया, और जब पेपर वगैरह या मैगजीन, तो यहाँ पे राष्ट्रता की बात होने लगी और लोगों को अपने देश प्रेम या फिर स्वतंत्रता के बारे में कुछ न कुछ लिखी जाने लगी, तो जिसके कारण अंग्रेजों को लगने लगा कि हो सकता है कि हमारे सरकार के विरुद्ध लोग एकजुट हो जाए। तो इन्हीं के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, ताकि कोई भी मैगजीन या पेपर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिखे। और इसी चलते एक मैगजीन रातों रात अपना मतलब लैंग्वेज ही बदल दिया, और वो था अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? सिविल सेवा परीक्षा, और यहाँ पे जो देश जहाँ पे ये आरंभ किया गया, और चूंकि सिविल सेवा में एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है और वहाँ पे पुस्तकों की आवश्यकता महसूस होने लगी, डिमांड बढ़ा, और वो देश था चीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ये बहुत बार पूछा भी गया है। उसका राइट आंसर पहला ऑप्शन 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन, और इन तमाम ऑप्शन को देखें। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, दूसरा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, और इसमें से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। संघराज्य की एक विशेषता है संघराज्य, मतलब एक ऐसा राज्य जो कई संघों से मिलकर बना हो, मतलब उसको संघराज्य कहा जाता है। और कह रहे हैं कि विशेषता नहीं है, और लिखित संविधान, एकरी शासन व्यवस्था, और एकरी शासन व्यवस्था यहाँ पे जो ऑप्शन है, और वही इसका राइट आंसर होगा, जो विशेषता नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और जान रहे हैं राजस्थान, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? अगर लोकतंत्र का प्राण कह लीजिए, और राजनीतिक दल ही है, और इनका उद्देश्य ही है, चाहे वो किसी देश में हो, इन सत्ता प्राप्त करना, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ये 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि कह लीजिए 14वीं। तो यहाँ पे जो डेटा है, इसमें से राइट आंसर हमारा होगा, यानी कि 10%। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके लिए किसके द्वारा प्रदान, अच्छा उनको चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया? यह मिस्टेक हो गया है, यानी कि जो भी राजनीतिक दल है उनको जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? और वो है भारत का निर्वाचन आयोग। इनके जितना भी, चाहे वो आप लोकसभा का इलेक्शन हो, या फिर राज्यसभा का हो, या फिर विधानसभा का हो, ये तमाम का कंट्रोल भारत में ऑटोनोमस बॉडी है, वो निर्वाचन आयोग, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और किसको राजनीतिक दल की मान्यता मिले, किसको राष्ट्रीय दल घोषित किया जाए, ये तमाम उनके मतलब अंडर की चीजें हैं। तो राइट आंसर निर्वाचन आयोग द्वारा 16 का 2। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? और बहुत बार पूछा गया, और ये महेंद्र सिंह टिकैत हैं, 17 का दूसरा ऑप्शन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? और राष्ट्रीय दल एक उसका क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल करता है तो उसको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। और जो तमाम ऑप्शन में से एक ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? और जानते चलें कि ये देश और कोई नहीं, यूरोप का एक बहुत विकसित देश, और ब्रिटेन है।
और लोगों को वोट देने का अधिकार भी इसी देश ने सबसे पहले दिया। तो राइट ऑप्शन ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? और पहले से भी जान रहे हैं हम लोग इस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये राजनीतिक दल, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 21वां है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को कहते हैं। काल्पनिक रेखा का मतलब कि वो रेखा आमतौर पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कल्पना करके मान लिया गया है इसको। और ये जाने कि अगर हम धरातल की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पे हर स्थान मतलब उसकी ऊंचाई अलग अलग है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ऊंचाई को अगर हम बताते हैं वो हमारा समुद्र तल होता है। अगर पृथ्वी पे कोई दो समान ऊंचाई वाला स्थान है और फिर इन दोनों ऊंचाई को, उन दोनों स्थानों को अगर मिला है और उस रेखा को ही नाम दिया गया, और वो रेखा है और कोई नहीं, समोच्च रेखा, समान ऊंचाई वाली रेखा। और राइट ऑप्शन हमारा पहला, समोच्च रेखा। 22वां क्वेश्चन है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? और राइट आंसर हमारा यहाँ पे पटना, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी यानी कि बिहार के पटना जिला की है। अगला क्वेश्चन 23वां। बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? ये जानते चले कि बिहार का एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे अगर इन ऑप्शन में देखें तो सही जवाब हमारा है दूसरा ऑप्शन, कटिहार। और यहाँ पे जूट उद्योग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? यानी कि जो रासायनिक उर्वरक की बात कर रहा है क्वेश्चन में। और राइट आंसर यहाँ पे हमारा है बरौनी में। अगला क्वेश्चन है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? ये कुछ उद्योग ऐसा है जिसमें से जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल लगता है वो बहुत भारी होता है, इसलिए कोशिश की जाती है वो तमाम चीज आसपास ही के क्षेत्रों में प्राप्त हो जाए। और चूना पत्थर जिस उद्योग में बहुत ज्यादा यूज होता है वो और कोई नहीं, वो सीमेंट उद्योग है। तो राइट आंसर हमारा 25 का ए। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? यानी कि गन्ना हम जान रहे हैं कि चीनी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका ये कच्चा माल है, जो कृषि का एक बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ पे जिला, कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं किया जाता है? और इसमें राइट ऑप्शन हमारा बांका है, 26 का दूसरा ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है इसकी भी पूछा जा रहा है। तो हम जानते चले कि जूट एक ऐसा मतलब कृषि है जिसमें से बोने से लेके काटने तक या तैयार करने तक इसमें बहुत ज्यादा मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। और किसानों को मजदूर मिलने में परेशानी हो रही है। और फिर एक दूसरा पदार्थ जो इसके बिहाफ में यूज होने लगा वो है प्लास्टिक, और जिसके कारण इसका डिमांड बढ़ा और इसी कारण इसमें गिरावट हो रही है इसके उत्पादन में। तो 27 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? और हम लोग जानते हैं कि भारत में यानी कि वायु सेवा को कई वर्गों में बांटा गया, जैसे नाम हम लोग जान रहे थे, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। और ये दो मुख्य, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में क्या फर्क था ये दोनों सेवा में? कि इंडियन एयरलाइंस यानी कि भारत के दो अलग अलग मतलब जगहों को जोड़ने के लिए, और साथ में इसमें इंक्लूड करें कि भारत का जो पड़ोसी देश है और उन बड़े बड़े शहर में जो सेवा प्रदान की जाती थी वो इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। और एयर इंडिया का जो सेवा था वो मतलब भारत का जो दूर वाले देश, वहां से इनका कनेक्शन होता था। तो इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया इंडियन। और ये राइट ऑप्शन 2005। अगला क्वेश्चन है।
हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? और सीधा याद रखें यहाँ पे कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। एंड चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 30वां क्वेश्चन हमारा, गेहूं किस प्रकार की फसल है? और हम जानते हैं कि फसल को अलग अलग समय पे लगाया जाता है या तैयार होने के बाद काटा जाता है। तो समय के अनुसार उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे रबी, खरीफ और जायद। और सबका एक निश्चित समय बोने का होता है और एक निश्चित समय काटने का होता है। तो गेहूं जिस समय बोया जाता है या काटा जाता है तो उस फसल का नाम यानी कि रबी फसल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया 1986 में। और यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर उपभोक्ता किसी सेवा को लेता है, उसके बदले में अगर उसका अमाउंट 1 करोड़ से कम और 20 लाख से ज्यादा हो, अगर किसी तरह का क्लेम करना हो तो ये राष्ट्रीय नहीं, जिला फोरम में, राष्ट्रीय आयोग में, राज्य आयोग में। और ये राइट ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला, यानी कि राज्य आयोग में। अगर 1 करोड़ से अधिक अमाउंट का रहे तो फिर वो राष्ट्रीय आयोग में जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हो गया कि मतलब किसी भी कंपनी का मतलब मुख्यालय एक जगह, लेकिन इसका उत्पादन लगभग संसार के हर भागों में मिलता हो उत्पाद, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कही जाती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग और इनमें से सभी। और हम जान रहे हैं फोर्ड मोटर्स ये अमेरिका की कंपनी है जो 4 व्हीलर बनाती है, कार बनाती है। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, ये भी अमेरिका की कंपनी, लेकिन तमाम उत्पाद हर जगह पाया जाता है। सैमसंग जान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती हैं और ये कोरिया की कंपनी है, दक्षिणी कोरिया। और इसलिए राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 32 का चौथा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? नई आर्थिक नीति, अगर यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम देखें, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और समाजीकरण, ये प्रथम 3 वो उसका मुख्य विशेषता है। और चौथा ऑप्शन समाजीकरण, ये हमारा राइट आंसर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र। और यानी कि आर्थिक विकास का मतलब है जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है किसी कहीं पर भी, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे मनोरंजन क्षेत्र कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा 34 का चौथा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और ये जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1969 में। 1969 से पहले जितना भी बैंकिंग सेक्टर में बैंक काम कर रही थी वो तमाम का प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन सरकार 1969 में उनको मतलब राष्ट्रीयकरण किया, लगभग 14 बैंक। और फिर हम लोग देखें 1980 के बाद जो कुछ बैंकें थी, फिर वहां पे सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर पाई थी या की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 35 का दूसरा वाला, 1969। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? और प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ये राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे कृषि क्षेत्र। एंड कृषि क्षेत्र के साथ साथ और भी चीजें जैसे पशुपालन, ये भी कृषि का ही पार्ट है और वो भी आ जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? संगठित केंद्रीय बैंक ये है, क्योंकि यही एक बैंक है जो तमाम व्यावसायिक बैंकों को या गाइडलाइन प्रदान करती है या मॉनिटरिंग करती है।
सहकारी बैंक, ये भी है सही। वाणिज्यिक बैंक वो भी है, लेकिन राष्ट्रीय बैंक ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो 37 का 4, राष्ट्रीय बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं और वित्त। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आर्थिक और गैर आर्थिक संरचना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात करते हैं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, अगर वो तमाम चीज को सम्मिलित रूप से आधारभूत संरचना कहा जाता है। जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, यातायात के साधन सड़कों का जरूरी है, बिजली का होना जरूरी है, वित्त फाइनेंशियल सारा फैसिलिटी मिले, ये तमाम चीज जरूरी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे कह रहा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो यहाँ पे आधारभूत संरचना को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है आर्थिक आधारभूत संरचना और एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना को दूसरा नाम सामाजिक आधारभूत संरचना भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है गैर, तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है नागरिक सेवा, वित्त, और ये तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना ही, ये आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आप मानते हैं तो सही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों राइट आंसर होता। और कई बार हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जिसका या तो राइट आंसर था ही नहीं, तो उस स्थिति में कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर आप देके जाए और उसमें से जो सही लगे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा पहला ऑप्शन देता है तो उसको भी सही मानना चाहिए और दूसरा भी सही हो सकता है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। कोई ना कोई निकटतम जो सही लग रहा है उसको टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? यानी कि उपभोक्ता को भी अधिकार प्राप्त हो, अगर वो कोई सेवा अपने पैसा देने के बदले में अगर वो कोई सामान उसको मिलता है, अगर इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको अधिकार दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और ये अधिनियम 1986 में पारित किया गया। तो राइट आंसर 1986। और अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? और इसका राइट आंसर है कोका कोला।